तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं क्लास 12 में और जिनको 2027 बोर्ड में हिंदी का पेपर देना है ना, उनके लिए आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो एक बार जरूर देख लेना शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का जो पूरा खंड खा होता है ना, यानी कि जो आपका खंड खा होता है 50 नंबर का पूरा खंड खा, मैं एक ही वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं। मतलब आज आपका हिंदी में ना पूरे के पूरे 50 नंबर में कंप्लीट करवाऊंगा। और इस वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ना, आप हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। इससे बाहर भैया कुछ भी नहीं आएगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लगभग 13 टॉपिक हैं आपके खंड खा में, 13 के 13 टॉपिक इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। अगर आपको संस्कृत का गद्यांश करना नहीं आता, मैं ट्रिक बता दूंगा। संस्कृत का पद्यांश करना नहीं आता, मैं ट्रिक बता दूंगा। निबंध लिखना नहीं आता, उसका भी मैं ट्रिक बता दूंगा। मतलब हिंदी में आज हम 50 में 50 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बस लास्ट तक देख लेना भैया। इस वीडियो में हम एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, पूरे के पूरे 13 टॉपिक इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। देखो क्या क्या पढ़ेंगे, पहले ये जान लो भैया। सबसे पहले हम संस्कृत का गद्यांश पढ़ेंगे, 7 नंबर का आता है। फिर संस्कृत का पद्यांश पढ़ेंगे, 7 नंबर का आता है। विथ ट्रिक मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई। ये क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। जब आपका रिजल्ट आएगा ना 2027 बोर्ड का, आपके क्लास के हिंदी का सबसे तेज बच्चा आपसे पूछेगा, भाई तेरे इतने नंबर कैसे आ गए हिंदी में, 100 में 95 प्लस। उसके बाद में मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ेंगे 2 नंबर। फिर अपठित गद्यांश पढ़ेंगे 5 नंबर, ट्रिक के साथ इसको सॉल्व करेंगे। फिर शब्द युग्म पढ़ेंगे 2 नंबर, अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे 2 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर। फिर वाक्य संशोधन 2 नंबर, रस छंद अलंकार 2-2 नंबर का पढ़ेंगे। पत्र लिखना भी सीखेंगे भैया, पत्र लेखन जो है वो 6 नंबर का आता है। और निबंध भी पढ़ेंगे, पूरे 9 नंबर का आता है। मतलब ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। 4 से 5 दिन मैंने बैठ करना, दिन रात एक करके मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर सकता हूं, तो क्या आप अपने मम्मी पापा और अपने सपनों के लिए इसको पढ़ नहीं सकते हो? ध्यान से बस देख लो भाई, काम खत्म है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे, देखो हमारी लिस्ट में सबसे पहला टॉपिक है संस्कृत गद्यांश का। मतलब अगर आप हिंदी के पेपर को देखोगे ना, तो आपका जो खंड खा है उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका आता है संस्कृत गद्यांश। खंड खा का सबसे पहला टॉपिक इसमें होगा क्या, बहुत ध्यान से समझ लो। आपको संस्कृत का एक ऐसे गद्यांश दे दिया जाएगा, संस्कृत के किसी भी चैप्टर का, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आपको दिया गया है। और यह गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में 3-4 बार आ भी चुका है, इस बार भी पूरे चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको इसका संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो भैया आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दिया जाएगा, बहुत ध्यान से समझना। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ना हमारे शुभम लेक्चरर की फैमिली में आप भी ऐड हो जाना मेरे भाई। ठीक, तो देखो ध्यान से, संस्कृत का गद्यांश जो है 7 नंबर का आएगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और भैया हिंदी मीनिंग भी लिखना होगा। ये आपका हिंदी वाला गद्यांश नहीं है जो आपके अशोक के फूल राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से आता था, ये संस्कृत का गद्यांश है। तो इसको ध्यान से पढ़ो और पहचानो कि ये किस चैप्टर का गद्यांश हो सकता है। मैंने आपको बताया कि गद्यांश के लिए 4 चैप्टर तैयार कर लेना, जातक कथा, महामना मालविया, पंचशील सिद्धांता और संस्कृत भाषाया महत्तम। ये 4 चैप्टर पढ़ लो, आपका भाई 7 नंबर फिक्स है। और ये किस चैप्टर से है कोई बता सकता है? कोई भी बच्चा, एनीवन। देखो ध्यान से,
पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। मतलब पंचशील जो है वो शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। अब आपको पता चल चुका होगा ये किस चैप्टर का है। अरे भाई पंचशील आ गया ना तो समझ जाना कि ये पंचशील सिद्धांता चैप्टर का गद्यांश है। तो आपका संदर्भ का 2 नंबर पक्का हो गया। आपने पहचान लिया ना ये किस चैप्टर का है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी संस्कृत के पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित है। बस यही संदर्भ में लिखना है भाई। अगर पहचान गए तो 2 नंबर आपका फिक्स है। बाकी हिंदी मीनिंग कैसे निकालोगे वो मैं बता देता हूं, ठीक है। फिर लिखना कैसे है ताकि आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे वो भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं भाई हिंदी मीनिंग बता देता हूं। संस्कृत हमारा भी बहुत तेज है जैसे आप लोगों का है, तो थोड़ा सा आप लोग भाई माफ करना। महात्मा गौतम बुद्ध ने एतान पंचापि सिद्धांता, इन 5 सिद्धांतों को पंचशील मिति नामना, पंचशील के नाम से स्वशिष्यान अपने शिष्यों को शास्ति अस्म उपदेश दिया था। मतलब महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों को पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि भैया जो ये 5 सिद्धांत है ना इसी को हम पंचशील सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, शास्ति अस्म हो गया। एत एवायम शब्द, ये शब्द अधुनापि आधुनिक जगत में तथैव स्वीकृता, उसी प्रकार स्वीकृत है। और ये शब्द जो है ना आज भी उसी प्रकार से स्वीकृत हैं, उसी प्रकार हम लोग स्वीकार करते हैं। आगे देखो, इमे सिद्धांता कर्मेण एवं संति, ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार है। सबसे पहला अहिंसा, मतलब हिंसा ना करना। दूसरा सत्यम, सत्य बोलना भैया, हमेशा झूठ मत बोलना। तीसरा अस्तेयम, अस्तेयम का मतलब चोरी ना करना। चौथा अप्रमादः, मतलब प्रमाद ना करना, ठीक है, अप्रमाद करना। उसके बाद में ब्रह्मचर्य, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, इति आदि। मतलब ये जो हमारे 5 सिद्धांत है ना, ये जो पंचशील सिद्धांत है वो क्रमशः इस प्रकार है। सबसे पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, चौथा है अप्रमाद और 5वां है ब्रह्मचर्य, ठीक है। यही हमारा पंचशील के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है ना। देखो भैया इसका जो अनुवाद है, हिंदी अनुवाद है ना, वो आप कितनी आसानी से निकाल सकते हो आप खुद ही सोच लो। मतलब संस्कृत को हिंदी में अनुवाद करना बहुत आसान हो जाता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अरे ये हिंदी अनुवाद ही है, बस थोड़ा थोड़ा संस्कृत में है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हो। आगे देखो, बौद्ध युग में इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवनस्य, व्यक्ति के जीवन के अभ्युत्थानाय मतलब उन्नति के लिए प्रयुक्त आसन थे। मतलब बौद्ध युग में जो है ना ये सिद्धांत व्यक्ति के जीवन के उन्नति के लिए यानी कि उत्थान के लिए प्रयुक्त थे। कब? बौद्ध युग में। आगे देखो, इमे परमज्ञ इमे सिद्धांता राष्ट्राराम, इमे परमज्ञ लेकिन आधुनिक युग में, लेकिन वर्तमान में इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत राष्ट्राराम, राष्ट्र की परस्पर मैत्री सहयोग कारणान सहयोगकार और विश्व बंधुत्व विश्व शांतेष्ट विश्व शांति के साधनान संथ मतलब साधन है। लेकिन आधुनिक युग में ये सिद्धांत जो है ना राष्ट्र की परस्पर मैत्री और सहयोग का कारण विश्व बंधुत्व विश्व शांति के का आज साधन है। क्या? पंचशील सिद्धांता। देखो भैया संस्कृत है और संस्कृत जितना आपका तेज है उतना हमारा भी तेज है, ठीक है, बाकी आप समझदार हो। आगे देखो, राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काल में देखो कितना आसान है संस्कृत को हिंदी में बदलना। चीन देश से सह भारतस्य मैत्री, भारत की जो मैत्री है पंचशील सिद्धांतान अधिकृत एवाभवत, मतलब पंचशील सिद्धांत के आधार पर हुई थी। मतलब राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काल में चीन देश से जो भारत की मैत्री है वो पंचशील सिद्धांता पर ही हुई थी, पंचशील सिद्धांत के आधार पर ही हुई थी भारत और चीन की मैत्री, ठीक है, दोनों में समझौता। आगे देखो, यतो ही उभावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंते, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में जो है आस्था रखते थे। हमारे भारत में भी बहुत सारे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं और चीन में तो बौद्ध धर्म को माना ही जाता है, ठीक है। आगे देखो, आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांता
पंचशील सिद्धांत ने नवीनम नवीन राजनैतिकम राजनैतिक स्वरूपम ग्रहितवंता स्वरूप ग्रहण कर लिया है। और आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत ने नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। देखो भैया, डायरेक्ट चैप्टर का नाम ही आ गया तो संदर्भ जो है आप बहुत आसानी से लिख सकते हो मेरे प्यारे लाडलों। ठीक है, अब चलो इसका आंसर कैसे लिखोगे। देखो भैया, मैंने इसका हिंदी मीनिंग निकाल के बता दिया, और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा फिर भी हिंदी मीनिंग निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो इसका पहले जब इसको सॉल्व करना ना तो गद्यांश का फर्स्ट वर्ड पंचशील मिति डॉट 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 करके लास्ट वर्ड ग्रहितवंता ऐसे लिख देना भाई। अब आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना होता है, मतलब आपको 2 नंबर संदर्भ का दिया जाता है और 5 नंबर हिंदी अनुवाद का दिया जाता है। ये आप लोग ध्यान से समझना, 2 नंबर संदर्भ का, 5 नंबर हिंदी अनुवाद का। ठीक है, तो देखो पहले संदर्भ लिखना ऐसे, संदर्भ में क्या लिखोगे, पाठ का नाम। देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित है। 2 नंबर भैया आपके नाम हो गया है, मतलब यहां पे आपको संस्कृत गद्यांश जो है ब्लैक से लिख देना, और चैप्टर का नाम जो पंचशील सिद्धांता है ना वो भी ब्लैक से लिख देना, बाकी ब्लू से रखना। जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक से लिखा जाता है, पता है कि नहीं पता है। ठीक है, तो संदर्भ में क्या लिखा हमने, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित है। भाई बिल्कुल फ्री का नंबर है, बस लूट लो। ठीक है, चलो अब हिंदी में अनुवाद करेंगे भाई, 5 नंबर आपको अनुवाद का मिलेगा। अब इसमें क्या लिखोगे, इसमें वही लिखना है जो मैंने आपको बताया भैया, मतलब वही हिंदी मीनिंग जो अभी मैंने आपको समझाया। देखो ध्यान से, मैंने वही लिखा है वही लिखना है। देखो, पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों का पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, इसलिए यह शब्द अब भी वैसे ही स्वीकृत हैं। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं: अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, चौथा अप्रमादा मतलब प्रमाद ना करना, तथा 5वां है ब्रह्मचर्य। ठीक है, आगे देखो, बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे, किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री एवं सहयोग के आधार, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। ठीक है, वही चीज जो मैंने अभी आपको हिंदी मीनिंग में बताया था भाई, कहीं बाहर से मैं नहीं लेकर आ रहा हूं फ्लिपकार्ट अमेजॉन से। ठीक है, मैं ऐसे ही समझा रहा हूं जैसा मैंने बताया था। आगे देखो, राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। भारत और चीन दोनों देश के लोग बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं। आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। बस हो गया भाई, 5 नंबर इसका मिल गया और 2 नंबर संदर्भ का मिल गया, मतलब 7 नंबर आपका फिक्स है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यार से, फिर हम संस्कृत पद्यांश पे चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसका ले लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों हम लोग संस्कृत पद्यांश पे। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का आएगा बच्चों, लेकिन ये फ्री का नंबर होता है, सिर्फ भैया लूट लो। क्यों, एकदम हलवा है ये। आपके संस्कृत में एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, उस चैप्टर को अगर आपने पूरा पढ़ लिया भाई ना, मैं 100% गारंटी लेता हूं 7 नंबर आपका फिक्स है, क्योंकि उस चैप्टर से एक ना एक पद्यांश जरूर आता है। बाकी कुछ चैप्टर में एक एक श्लोक है, उसको भी पढ़ लेना, श्लोक का मतलब पद्यांश। ठीक है, आपका 7 नंबर फिक्स है। मतलब मेरे कहने का मतलब आप लोग समझे कि आप लोग सुभाषित रत्नानी चैप्टर के सारे श्लोक तैयार कर लो, बाकी जो चैप्टर है उसमें एक एक श्लोक है उसको पढ़ लो भाई, आपका नंबर जो है ना 7 नंबर फिक्स है। जैसे ये दिया गया है सुभाषित रत्नानी चैप्टर का श्लोक, इसमें भी आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद ही करना होगा, बाकी कुछ नहीं। देखो,
जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। मतलब जल बिंदु निपातेन, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः पूर्यते घटा, क्रमशः जो घड़ा है वो भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्या नाम, इसी प्रकार विद्या धर्मस्य धर्म व धनस्य च, इसी प्रकार जो विद्या है धर्म है और धन है, इसका भी यही हेतु है। लगातार उद्योग करने रहने से ना, लगातार आते रहने से ये सारी वस्तुएं भी संग्रहित हो जाती हैं। जैसे एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है ना, वैसे लगातार अगर उद्योग होता रहे तो विद्या धर्म और धन भी एक दिन संग्रहित हो जाते हैं। अब जब इसका आंसर लिखना, पहले लिखना जल बिंदु डॉट 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 करके धनस्य च। मतलब आपको प्रश्नोत्तर संख्या तो ऊपर डालना ही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले संदर्भ लिख देना भैया। प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। बेटा 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। संस्कृत भाग और सुभाषित रत्नानी जो चैप्टर का नाम है, इसको ब्लैक से लिख देना प्यार से। संदर्भ समझ में आ गया ना बच्चों? देखो, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। 2 नंबर आपका फिक्स है, लूट लो भाई। ठीक, चलो अगला देखो, अनुवाद कर देंगे हिंदी में। छोटा सा इसका अनुवाद होगा भाई, क्योंकि ये श्लोक है। देखो, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। समस्त विद्याओं धर्म और धन को संग्रह करने का भी यही हेतु या कारण है। अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से ही धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो पाती हैं। अगर आप निरंतर उद्योग करते रहना तो धर्म धन और क्या है भाई, विद्या, ये जो है निरंतर आपको मिलती रहेगी। अगर आप सोचो, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहते हो ना, तो एक दिन आपके पास बहुत सारा ज्ञान होगा। तो 5 नंबर इसका भी फिक्स है। मतलब बेटा ऐसे करके आओगे तो 7 में 7 नंबर आपको मिलेंगे। आप लोग कमेंट कर देना अगर आपको चाहिए ना पूरा श्लोक एक ही वीडियो में, भाई कमेंट कर दो फुल संस्कृत पद्यांश, लिख देना, मैं ले आऊंगा, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। चलो भैया, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमारे लिस्ट में अभी जो है बच्चा पार्टी ना, वो टोटल 2 ही टॉपिक हुआ है, आप खुद ही देख लो, संस्कृत गद्यांश, संस्कृत पद्यांश। अब हम चलते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों पे। चलो भैया, इसको भी देख लेते हैं, ध्यान से समझ लेना। मुहावरे एवं लोकोक्तियां भाई 2 नंबर की आती हैं और एकदम इजीली आपको 2 नंबर देकर जाती हैं। कोई मंत्र वंतर नहीं पढ़ना है। इसका पीडीएफ कहां मिलेगा वो भी मैं अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो बच्चों। पढ़ाई पे आप लोग ध्यान दो, ठीक है। देखो ध्यान से, आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएगा, घी के दिए जलाना, ये आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। आपको क्या करना है बच्चों, इसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे देखो, घी के दिए जलाना आपको क्वेश्चन दे दिया गया, आप अर्थ लिखो खुशियां मनाना, ठीक है। फिर वाक्य प्रयोग कर दो भैया, ऐसे वाक्य प्रयोग कर दो। भ्रष्ट अधिकारी का तबादला होने पर सभी कर्मचारियों ने घी के दिए जलाए। देखो, आपका जो क्वेश्चन था, जो प्रश्न था, उसका वाक्य में प्रयोग कर दिया गया। ये वाक्य प्रयोग जो है बच्चों बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन आपको इतना ही दिया जाएगा, घी के दिए जलाना, आपको अर्थ लिखना होगा खुशियां मनाना। वाक्य प्रयोग कर दो, भ्रष्ट अधिकारी का तबादला होने पर सभी कर्मचारियों ने घी के दिए जलाए। अब दूसरा वाला देख लो भाई, एकदम सिंपल, आम के आम गुठलियों के दाम, इतना क्वेश्चन आएगा, आपको अर्थ लिखना है दोहरा लाभ प्राप्त करना। वाक्य प्रयोग कर दो भाई, ऐसे वाक्य प्रयोग हेडिंग डालो, लिखो सोहन ने चावल तो पहले ही अच्छे दामों पर बेच दिए थे, अब धान की भूसियों को बेचकर भी पैसे बना रहा है। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। मतलब सोहन भैया है ना, उसने चावल तो पहले ही अच्छे दाम पर बेच दिए, अब उसकी भूसी जो होती है ना, उसको भी बेचकर वो पैसे बना रहा है। इसी को बोलते हैं बेटा आम के आम गुठलियों के दाम। मतलब चावल भी बिक गया, भूसी भी बेच रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मुहावरे और लोकोक्तियां। चलो भैया, अगला टॉपिक है बच्चों आपठित गद्यांश। मतलब एक ऐसा गद्यांश ना जो आपके सिलेबस में नहीं होगा,
आई बाहर से दिया जाएगा भाई, और इसको पढ़ना है ध्यान से। देखो ये आपका गद्यांश है, आपके चैप्टर से नहीं है, ये दिया गया। इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे का खा गा करके, और ये 5 नंबर के रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर, दूसरा 2, तीसरा 2, ठीक है, ये 5 नंबर के रहेंगे। इसका आंसर कहां मिलेगा भाई? फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे? कहीं नहीं। इसका आंसर जो है, आजा आजा भाई, या देखो आ गया, ठीक है। इसका आंसर मिलेगा इसी गद्यांश में। तो पहले आप गद्यांश को ध्यान से हमारे साथ पढ़ो, फिर मैं आंसर ढूंढना आपको सिखाऊंगा, फिर कैसे लिखना है आंसर वो भी मैं आपको बताऊंगा भाई। हम आपके साथ हैं, देखो ध्यान से पढ़ो पहले। आजकल दूरदर्शन पर आने वाले धारावाहिक देखने का प्रचलन बढ़ गया है। बाल्यावस्था में यह शौक अच्छा नहीं है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों का स्तर बहुत ही घटिया होता है। उनमें अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती हैं। अभी बालक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते, इस उम्र में भी वे देखेंगे तो उसका प्रभाव निश्चित ही उनके दिमाग पर अंकित हो जाएगा। देखो जब धारावाहिक आता है, सीरियल ना, बच्चे सबसे आगे बैठते हैं। गोपी बहू आ रही हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, भाई कुछ नहीं होने वाला, बच्चों को मत दिखाओ। बुरी आदतों को वो शीघ्र ही अपना लेंगे। देखो बच्चे जो है ना, बुरी आदतों को अपना लेते हैं, अच्छी आदतों को नहीं अपनाते हैं। सबकी यही आदत है। समाज शास्त्रियों के एक वर्ग का मानना है कि समाज में चारों ओर फैली बुराइयों का एक बड़ा कारण दूरदर्शन तथा चलचित्र ही है। सब इस बात से भली भांति परिचित हैं। इतना सब ज्ञान होने के बाद भी यदि वे इसी राह पर आगे बढ़ते रहे तो उनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। बिना समय की पाबंदी के घंटों दूरदर्शन के साथ चिपके रहना बिल्कुल गलत है। इससे मानसिक विकास रुक जाता है, दृष्टि में कमजोरी आ सकती है और तनाव बढ़ सकता है। अब क्वेश्चन देख मेरे भाई, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में क्या अधिक देखने को मिलता है? तो भाई देखो यहीं पे लिखा होगा, ये देखो, उनमें अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती हैं। भाई यही उठाकर लिख दो। जो आजकल दूरदर्शन दिखाई दे रहे हैं, जो टीवी देख रहे हैं ना भैया, सीरियल, उसमें अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो इसका आंसर लिखना तो देखो ऐसे लिखना, आजकल डॉट 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 करके इसका लास्ट वर्ड है। देखो आजकल दूरदर्शन डॉट 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 करके बढ़ सकता है। अब देखो का वाले क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं, फिर खा वाला देखेंगे। देखो तो देखिए का वाला जो आंसर है ना, ध्यान से समझो क्या क्वेश्चन किया गया है भैया, कि दूरदर्शन पर जो दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में क्या अधिक देखने को मिलता है। तो भैया सीरियल आपने भी थोड़ा बहुत देखा होगा कभी रील में या शॉर्ट में, ठीक है, क्या देखने को मिलता है ज्यादातर? तो इसका आंसर मैंने बता ही दिया भैया। तो दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां अधिक देखने को मिलती हैं। ये भाई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इसका आंसर जो है ये दिया गया है। देखो ये, उनमें अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती हैं। एकदम सिंपल सा आंसर है भाई, हलवा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है? अरे भैया जो बच्चे हैं ना, उन पर दूरदर्शन का साइड इफेक्ट क्यों पड़ता है? वो जब टीवी देखने बैठ जाते हैं बच्चे ना, तो घंटों या 1.5-2 घंटा कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चलता भाई, ठीक है। तो क्या होता है कि दूरदर्शन पर दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है? तो देखो भैया खा वाला आंसर, दूरदर्शन का प्रभाव बच्चों पर अधिक इसलिए पड़ता है क्योंकि बच्चे अधिक देर तक दूरदर्शन देखते हैं। मतलब बच्चे जो है ना, ज्यादा देर तक टीवी के साथ चिपके रहते हैं। अगर कोई बढ़िया सा सीरियल आ गया ना, गोपी बहू वाला, तो वो भी अच्छे से देखेंगे, दिया और बाती हम। चलो अगला क्वेश्चन देख लो भैया, गा वाला, दूरदर्शन के व्यसन से क्यों बचना चाहिए? देखो यहां पे कहीं ना कहीं रुका है, देखो ये लिखा है, इससे जो है मानसिक विकास रुक जाता है और दृष्टि में कमजोरी आ सकती है और तनाव बढ़ सकता है। किससे? ज्यादा दूरदर्शन देखने से। तो भाई दूरदर्शन से क्यों बचना चाहिए? इसके व्यसन से, मतलब इसके आदत से क्यों बचना चाहिए? तो इसका आंसर होगा कि दूरदर्शन के व्यसन से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि यह हमारी मानसिकता को प्रभावित करता है, हमें मानसिक रूप से जो है प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो 2-2 नंबर इसके और 1 नंबर इसके। भाई ऐसे लिखकर आओगे बच्चों ना, 5 में 5 पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ये आपके
शुभम सर कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमारे लिस्ट में जो अगला टॉपिक है बच्चों, देखो अपठित गद्यांश के बाद कौन सा टॉपिक है, देखो ये शब्द युग्म, अनेकार्थी शब्द। अब इन सब को हम देखेंगे। चलो नीचे चलते हैं फटाफट। और ये देखो भैया शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब होता है जोड़ा, दो शब्दों का जोड़ा। जैसे देखो ध्यान से कैसे जोड़ा बनाना है। जैसे अनल अनिल, इसका सही अर्थ क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है बच्चों, और सही ऑप्शन आपको चूज करना है कि इसका सही अर्थ आखिर क्या होगा। देखो, पृथ्वी और आकाश, अग्नि और वायु, जल और वायु, और पानी और आग। भैया अग्नि और वायु होगा। अनल का मतलब अग्नि, अनिल का मतलब वायु, तो अग्नि और वायु जो है इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल हलवा है भाई, बस ध्यान से समझ लो। दूसरा सुत सूत, इसका सही अर्थ क्या होगा? पुत्र और पिता, पुत्र और सारथी, पुत्र और माता, या पुत्र और पत्नी। अरे भैया पुत्र और सारथी। सुत का मतलब होता है पुत्र, सूत का मतलब होता है सारथी। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है? हमारी जो बातें हैं आपके दिलों तक पहुंच रही हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो भैया, अनेकार्थी शब्द, मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, आपको पता होगा। पहले पर्यायवाची शब्द हम कहते थे। देखो जैसे ऐसे आएगा कपि, इसके कोई 2 अर्थ लिखिए। तो भैया बंदर, हाथी, सूर्य। मैंने 3 बता दिया, आपको 2 ही लिखना है। कपि को हम बंदर, हाथी और सूर्य के नाम से भी जानते हैं। दूसरा गुड़, गुड़ को हम विशेषता, स्वभाव, रस्सी और कौशल भी कहते हैं। तो 2 नंबर आपका फिक्स है। ठीक है, एकदम आसान है। ये सब टॉपिक जो है छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब देखो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ गया भैया। जैसे पहला, जिसका कोई अंत ना हो, उसको हम क्या कहेंगे एक शब्द में? असीम, अनंत, परम, या फिर विस्तृत। अरे भैया अनंत, जिसका कोई अंत ना हो वो अनंत होता है, उसका कोई अंत ही नहीं है भाई, वो इनफाइनाइट है। दूसरा, बहुत कम बोलने वाला, इसको क्या बोलेंगे? वाचाल, अमितभाषी, मितभाषी या बहुभाषी। अरे भैया मितभाषी, बहुत कम बोलने वाला जो बंदा है वो मितभाषी कहलाता है। 2 नंबर आपका यहां पर भी फिक्स है मेरे भाई। ठीक है, चलो अगला देख लो, वाक्य संशोधन। संशोधन का मतलब क्या होता है? जब आप आधार सेंटर पर अपने आधार का करेक्शन कराने जाते हो ना, संशोधन, कुछ गलतियां होती है ना, वैसे वाक्य संशोधन का मतलब वाक्य में कुछ गलती होगी उसको सही करके लिखना। देखो गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था, ये गलत है। ऐसे लिखो, गौतम की पत्नी का नाम अहल्या था, ये सही है। अहिल्या नहीं होगा, अहल्या होगा। दूसरा, 4 कानपुर के व्यक्ति बोले, गलत है। कानपुर के 4 व्यक्ति बोले, ये सही है भाई। तो आपको व्हाइट कलर में जो दिख रहा है ना वो सही वाला है, और जो पीले कलर में दिख रहा है वो गलत वाला है। तो आपको बच्चों गलत वाला दिया जाएगा, सही वाला तो हमने बताया है। ठीक है, चलो अगला टॉपिक देखो। अब हम रस, छंद, अलंकार पे चलेंगे, फिर पत्र लिखना सीखेंगे, फिर निबंध समझ लेंगे। बस 13 टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है, देखो भैया रस में आज मैंने वीर रस को लिया है। मैं आपको एक रस बताऊंगा, एक छंद और एक अलंकार। अगर आपको सारे रस, सारे छंद और सारे अलंकार एक ही वीडियो में पढ़ने हैं ना, तो YouTube पर सर्च करना रस, छंद, अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। जाकर वो 15 से 20 मिनट का क्लास देख लेना भाई, 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये 100% फिक्स टॉपिक होता है आपके हिंदी का। तो देखो भैया रस में वीर रस मैंने लिया, इसकी परिभाषा समझो ध्यान से। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। मतलब पहले स्थायी भाव लिखो, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, फिर जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब इसी ट्रिक से हास्य रस का अगर आपसे कोई पूछे, तब हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। मतलब आपको स्थायी भाव यहां पे चेंज कर देना है बच्चों। उदाहरण देखो, अगर आपको करुण रस का पूछा जाए तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस कहलाता है। भाई बहुत सिंपल है। उदाहरण देखो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भाई 1 नंबर परिभाषा का, एक उदाहरण का 2 नंबर आपको मिलेगा। उदाहरण अगर आपको कोई और भी याद है भाई तो उसको भी लिख सकते हो, बिल्कुल एकदम फ्री से। चलो अब रस हो गया, अब छंद पे हम लोग चलते हैं भैया। नेक्स्ट
अब देखिए बच्चों, छंद में हमने लिया है ना भैया आज सोरठा को। मतलब सोरठा छंद क्या होता है, जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई, यही तो है। मैंने उस वीडियो में सारा बता रखा है, लेकिन इसमें सोरठा लिया। देखो ध्यान से, सोरठा अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, मतलब सोरठा अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होंगे। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। जैसे देखो उदाहरण, राम स्वरूप तुम्हार बयान अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम कहे। ये पहला चरण है, ये दूसरा, सॉरी ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो भाई पहले और तीसरे में 11-11। तो देखो भैया, मात्राओं को अगर एक मात्रा होगी तो ऐसे लिखते हैं सिंगल, अगर 2 मात्रा होगी तो ऐसे लिखेंगे कुछ एस की तरह। ठीक है, तो देखो भैया, रा पर बड़ा का मात्रा है तो 2 होगा, मां अकेला है तो 1 3 1 4, रा पर बड़ाऊ का मात्रा है तो 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। तो देखो पहले चरण में 11 मात्राएं हो गई। देखो कॉमा के उधर जो है ये पहला चरण है। तीसरे में भी 11 होगा भाई, ये तीसरा चरण है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11, तीसरे में भी 11 हो गया। अब दूसरे और चौथे में 13-13 होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 1 9 2 11 1 12 1 13 हो गया तीसरे दूसरे में, और चौथे में भी 13 होगा। तो 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13। तो भैया आपके पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13, तो ये सोरठा होगा। ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब चलेंगे अलंकार पे। अलंकार में मैंने रूपक को लिया है भाई, सारे पढ़ने तो मैंने बता दिया है। यूट्यूब पर सर्च करो रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, वीडियो हाजिर है। तो रूपक अलंकार क्या होता है, देखो जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। अब आप लोग सोचोगे उपमेय क्या होता है सर जी? उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होगा। उपमान क्या होगा? जिससे तुलना की जाए वो उपमान होगा। जैसे उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई, श्री कृष्ण जी के चरण कमल के समान हैं। तो किसकी तुलना की जा रही है? चरण की, तो ये उपमेय होगा। जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होगा। तो स्पष्टीकरण एक छोटा सा लिख दो, उपमेय होगा चरण, क्योंकि चरण की तुलना की जा रही है। तो जिसकी तुलना की जाए उपमेय होगा, तो उपमेय चरण। जिससे तुलना की जाए, कमल से तुलना की जा रही है, तो ये उपमान होगा। तो उपमेय होगा चरण, उपमान होगा कमल। बस हो गया मेरे भाई, ये भी आपका रूपक अलंकार। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। अब हम चलते हैं अपने 12 नंबर टॉपिक पे, पत्र लेखन। भाई 12 नंबर टॉपिक पे हम आ चुके हैं और आज हम लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पत्र। भैया अगर मेहनत नहीं करोगे ना, पढ़ाई नहीं करोगे, तो एक दिन आपको भी ये पत्र लिखना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। मतलब आपको भैया कोई व्यवसाय करना है और बैंक से लोन चाहिए, उसके लिए पत्र लिखना है। ठीक है, तो मेहनत करो ताकि लोन लेना ही ना पड़े। ठीक, तो किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना। जब भी पत्र लिखो पहले लिखो सेवा में। फिर किसको पत्र लिख रहे हो? प्रबंधक जी को। मैनेजर हैं हमारे बैंक के। किस बैंक के मैनेजर हैं? पंजाब नेशनल बैंक। कहां है ये? सिविल लाइंस फैजाबाद। ठीक है, तो पहले आप लिखो सेवा में, फिर जिसको पत्र लिख रहे हो, प्रबंधक जी को लिख रहे हैं तो प्रबंधक। कहां के प्रबंधक है? किस बैंक के? पंजाब नेशनल बैंक। कहां है? सिविल लाइंस फैजाबाद। ठीक है, ये हमें लिखना है कि हम किसको पत्र लिख रहे हैं, कहां है। फिर विषय लिखो भाई, आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हो, आपका टॉपिक क्या है। विषय आपको इसी में मिल जाएगा। देखो, ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हो तो लिख दो बैंक में ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। हमारा विषय यही है भाई कि हमें ऋण के लिए, लोन के लिए मैं पत्र लिख रहा हूं। ठीक है, अब इसी के नीचे से आप लोग स्टार्ट करना भाई। यहां पे जगह नहीं है तो मैंने साइड में लिख दिया है। आपको महोदय विषय के नीचे से लिखते हुए फिर इसको लिखना है पूरी लेटर की बॉडी। महोदय लिखकर लिखो। सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000 में, अब 2025-26 मत लिखना, 20 ... कर देना। 2000 में अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। भैया जी बीए किए बैठे हैं, इनको कोई भी रोजगार नहीं प्राप्त हुआ है।
अब ये बिजनेस करना चाहते हैं। देखो, मुझे ज्ञात हुआ कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। आपका बैंक 50,000 रुपए लोन दे रहा है, मुझे पता चला। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी उक्त राशि प्रदान करने की कृपा करें। मतलब भैया डिटेल उटेल ले लो, हमें भी 50,000 रुपए दे दो लोन के रूप में, ठीक है। फिर लास्ट में धन्यवाद लिख देना, दिनांक मत डालना, दिनांक लिख देना, ठीक है। इधर भौदिये काखागा, अपना नाम मत लिखना, काखागा अयोध्या फैजाबाद, बस ऐसे लिख दो भाई। सिंपल सा है पत्र लिखना। देखो, पहले सेवा में, फिर जिसको पत्र लिख रहे हो वो कहां है वो, फिर विषय लिख दो, फिर महोदय लिखकर अपनी दुख कहानी सुना दो, लास्ट में धन्यवाद और भौदिये काखागा लिख दो। भैया इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो, इसका भी, ठीक है। ये भी हमारा पत्र लेखन भी हो गया। अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे भैया, वो है निबंध, जो कि पूरे 9 नंबर का आता है। चलिए भैया देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, निबंध में आज मैंने लिया है भैया ना, जो कि ट्रेंडिंग निबंध है इस समय, आधुनिक शिक्षा प्रणाली गुण और दोष। यानी कि जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, जिस पर अभी जल्दी प्रोटेस्ट हुआ था, आपको पता है भैया, जंतर मंतर पे, ठीक है। तो क्या है शिक्षा प्रणाली, गुण या दोष? तो देखो भैया, जब भी निबंध लिखना, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले रूपरेखा बना लेना कि मुझे निबंध लिखते समय कौन कौन सा हेडिंग डालना है। पहला हेडिंग प्रस्तावना, सभी निबंध में रहता है। दूसरा, आपको अपने निबंध से रिलेटेड हेडिंग डालना है जिस निबंध को लिख रहे हो, जैसे आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण, तीसरा आधुनिक शिक्षा प्रणाली के दोष, चौथा आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सुधार कैसे करेंगे, पांचवा उपसंहार। कोई भी निबंध लिखना भैया, रूपरेखा जरूर बनाना, पहला और पांचवा उपसंहार, ये दोनों हेडिंग जरूर होना चाहिए। बीच में आप जिस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हो उसका हेडिंग। अब प्रस्तावना में चलते हैं भैया, इसमें लिखते हैं आखिर है क्या। देखो, शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, इसलिए समाज एवं देश के हित के लिए इसके उद्देश्य का निर्धारण आवश्यक है। चूंकि समाज एवं देश में समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए शिक्षा के उद्देश्यों में भी समय के अनुसार परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए वैदिक काल में वेद मंत्रों की शिक्षा को पर्याप्त कहा जाता था, किंतु वर्तमान काल में मनुष्य के विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। यद्यपि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में देश के व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति देखने को मिली है, किंतु यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। यह प्रस्तावना हो गया, अभी इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण क्या है भैया, जो हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था है। देखो, आधुनिक युग में शिक्षा प्रणाली छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए प्रचलित की जा रही है। आज इंटरनेट के माध्यम से शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। छात्रों को विश्व के एक छोर से दूसरे छोर पर स्थित पुस्तकालय से जोड़कर किसी भी विषय का ज्ञान प्रदान करवाया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में परीक्षा प्रणाली के क्षेत्र में भी आमूल चूल परिवर्तन एवं संशोधन किए गए हैं, जिसके द्वारा आज शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। तीसरा, फिर परीक्षा प्रणाली को वार्षिक के स्थान पर सेमेस्टर प्रणाली में बदला गया है। इसके अतिरिक्त आज छात्रों की योग्यता का पूरा मूल्यांकन उसकी स्मरण शक्ति की अपेक्षा पूरे वर्ष उनके द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों से आंका जाता है। साथ ही आधुनिक समय में अंक प्रणाली के स्थान पर ग्रेड प्रणाली को अपनाया जा रहा है। सरकार ने शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी छात्रों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान करके शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास किया है। भाई फ्री हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। आगे देखो, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के दोष क्या हैं। देखो, स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक विस्तार होने के बावजूद भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अनेक त्रुटियां हैं। आधुनिक शिक्षा में संतुलन, विवेकशीलता, नैतिकता का स्थान समाप्त होता जा रहा है। आधुनिक शिक्षा के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है, जिससे बेरोजगार आदि समस्याओं में वृद्धि हुई है। आधुनिक शिक्षा में डिग्री की प्रधानता, अनुशासनहीनता, अंग्रेजी भाषा का माध्यम, दिशाहीन परीक्षा प्रणाली, नैतिक शिक्षा का अभाव होने के कारण इसमें ज्ञान और बुद्धि का अभाव पाया जाता है। और पेपर लीक भैया भी एक समस्या आ गया। ठीक है, आगे देखो, यद्यपि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में नवीन प्रयोग किए जा रहे हैं, किंतु यह शिक्षा व्यवस्था उच्च वर्ग तक सीमित होती जा रही है। शिक्षा व्यवस्था में आज ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने छात्रों को भारतीय सभ्यता, संस्कृति, जीवन मूल्यों, नैतिकता, परंपराओं से दूर कर दिया है, जिसके फलस्वरूप छात्रों में असंतोष, प्रतिस्पर्धा, द्वेष भावना आदि की वृद्धि हो रही है। फिर आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सुधार कैसे होगा। देखो, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए शिक्षा को रोजगार
रोजगार उन्मुख बनाना होगा। पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार करना होगा जो छात्रों को ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ व्यवसाय एवं रोजगार का चुनाव करने में भी सहायक हो। हेडिंग अच्छे से डालना और लिखना अच्छे से, बाकी कुछ नहीं करना है। छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के ढांचे को तैयार किया जाना चाहिए। संपूर्ण देश में एक समान पाठ्यक्रम व शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए तथा सरकार को निजी यानी कि पब्लिक स्कूल व निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, उपसंहार हमारा लास्ट हेडिंग होगा, मतलब भाई फाइनली क्या करना चाहिए। देखो, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के कुशल संचालन व शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु केंद्र व राज्य सरकारों को अपनी मूक दर्शक मुद्रा को छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक सक्रिय पर्यवेक्षक की भूमिका निभाना आवश्यक है, अन्यथा आधुनिक शिक्षा निजी हाथों में कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों की तिजोरियों को भरने और देश को नवयुवकों को अंधकार में झोंकने का साधन बनकर रह जाएगी। शिक्षा प्रणाली में शिक्षक शिक्षार्थी के अनुपात को सुनिश्चित करने के लिए भी कड़े कदम उठाकर उसे उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए। बस हो गया भाई, ये निबंध अगर आप हेडिंग डाल के अच्छे से लिखोगे ना, 9 में 9 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट मैं लेने का एक बार मौका आपको दे देता हूं भाई, ताकि दिक्कत ना हो। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका ले लो, रोक कर वीडियो ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस हो गया। ठीक है, यानी कि आज के इस क्लास में हमने क्लास 12 हिंदी का जो खंड खा है ना, उसका पूरा 13 टॉपिक हमने पढ़ लिया भाई। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया फटाफट इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपके सर जी अब जा रहे हैं भाई, काफी गर्मी है, तो फिर आपसे मिलेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिर चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।